फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ रियल एस्ट्रो विद ज्ञान। जैसा कि आपको मालूम है, इन शॉर्ट वीडियोस का मेन पर्पस जो है वो ये है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सही तरीके से प्रचार और प्रसार करना और इसमें जो भ्रांतियाँ या मिसकंसेप्शंस फैले हैं उनको दूर करना। तो आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं, कुंडली मिलान से लेके, जिसको मैच मेकिंग भी कहते हैं, अष्टकूट मिलान भी कहते हैं। और इसमें भी हम एक वेरी पर्टिकुलर टॉपिक लेने वाले हैं, उसका नाम है नाड़ी दोष। नाड़ी दोष आप सब लोगों ने सुना होगा। नाड़ी दोष के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हैं। मेरे 3 पर्पस हैं आज के। एक तो नाड़ी दोष को पूरा एक्सप्लेन करना कि होता क्या है, क्यों होता है, उसके बारे में जो भ्रांतियां हैं उनको भी दूर करना, और तीसरा हाउ नाड़ी दोष इन एस्ट्रोलॉजी इज लिंक्ड विद नाड़ी इन आयुर्वेदा। बिकॉज आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी ये दोनों दे आर वेदांग, एक्चुअली वेद के अंग हैं दोनों। इन दोनों में नाड़ी का कॉन्सेप्ट है और दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो उसको वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एस्ट्रोलॉजी में जो नाड़ी का कॉन्सेप्ट है और जो आयुर्वेदा में है उसमें क्या समानता है। जैसा कि आपको मालूम है कि कुंडली मिलान और हॉरोस्कोप मैचिंग नॉर्मली शादी के अवसर पे किया जाता है। तो उसमें मिला के देखा जाता है कि दोनों कंपेटिबिलिटी क्या है इन दोनों कुंडलियों में। आई विल एक्सप्लेन देयर। इट इज़ कॉल्ड अष्टकूट। अष्टकूट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अष्ट माने 8 और कूट माने गुण। तो 8 तरीके के गुण मिलाए जाते हैं। इन जो क्राइटेरिया है अष्टकूट का वो है मून, चंद्रमा, और चंद्रमा किस राशि में है और किस नक्षत्र में है आपके हॉरोस्कोप में, आपकी कुंडली में। इसमें मून को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि मून को ऐसा माना जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कि मून मन का कारक है। मन मतलब जो 2 लोगों की शादी होने वाली है उनकी मेंटल कंपेटिबिलिटी कैसी है, और उसके 8 तरीके के गुण हैं, पर मेनली एवरीथिंग रिलेटेड टू मून, और मून की जो राशि है, मून का नक्षत्र है, इन 3 चीज़ों के बारे में होता है। तो इसमें अब आज हम आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले अब हम लोग अष्टकूट मिलान को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जो लिटरेचर है उनके हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं। ये एक यहाँ पे एक श्लोक दिया हुआ है, ये जातक चिंतामणि का श्लोक है, 21 नंबर का श्लोक है। इसमें पूरा डिफाइन किया हुआ है कि कौन कौन से कूट मिलने चाहिए, कौन कौन से गुण मिलने चाहिए 2 हॉरोस्कोप में शादी के लिए, और उसको कितने कितने नंबर दिए हैं। सभी गुणों को नंबर दिए हुए हैं, उस हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। वर्णोम वश्यम तथा तारा योनिश्च ग्रह मैत्रिकम गण मैत्रम भगूटम च नाड़ी चैते गुणाधिका। सो एक एक चीज़ है उसमें, सीक्वेंस भी उसका सही दिया हुआ है। वर्णोम, वर्ण है नंबर 1 है, सीक्वेंस उसके नंबर 1 दिए हुए हैं। वश्यम, वश्य है नंबर 2 का, इसको 2 नंबर दिए हुए हैं। तथा तारा, तारा जो है तीसरा गुण है, उसको 3 नंबर दिए हुए हैं। योनि, योनिश्च, इसको 4 नंबर दिया है। ग्रह मैत्रिकम, ग्रहों की मैत्री, उसको राशि लॉर्ड की मैत्री जो होती है वो 5 नंबर दिया हुआ है इसको। गण मैत्रम, गणों की मैत्री, वो नंबर 6 है, उसका नंबर भी 6 है। भकूटम, भकूट नंबर 7 है, उसके मार्क्स भी, नंबर भी 7 है। च नाड़ी, नाड़ी 8वां कूट है, 8वां गुण है, उसको नंबर भी सबसे ज़्यादा मिले हुए हैं 8। चैते गुणाधिका, जितने ज़्यादा गुण मिल जाए उतना अच्छा होता है कुंडली में। तो आप देख रहे हैं टोटल नंबर मिलाए जाए तो 36 हो गए। उसमें से सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं नाड़ी को, ऑलमोस्ट 22.22% नाड़ी को ही नंबर मिले हुए हैं। और ये माना जाता है कि 36 गुणों में से अगर 2 कुंडली मिलाने जाएं तो उसमें हाफ गुण भी अगर मिल जाए तो दैट इज इनफ, गुड इनफ कंपेटिबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखी जाती है कि इन गुणों में जो नीचे वाले गुण हैं, जहाँ पे नंबर 6, 7, 8 है, ये नॉर्मली मिलने चाहिए। ऊपर वाले अगर नहीं भी मिले तब भी ठीक है, और जितने ज़्यादा हम नीचे जाते जाएंगे वो नीचे वाले गुण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मिलने चाहिए। और नाड़ी दोष के बारे में आज हम विशेष विचार करने वाले हैं। तो नाड़ी के बारे में ये बोला जाता है कि 2 लोग जिनकी शादी होने वाली है उनकी नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए, सेम नाड़ी नहीं होनी चाहिए। और ऐसा बोला जाता है कि अगर इन दोनों की नाड़ी एक ही होगी तो हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, मतलब लड़के को हेल्थ में प्रॉब्लम होएगी या लड़की को हेल्थ में प्रॉब्लम होएगी। तो ये एक थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में। तो उसमें थोड़ा सा इसमें क्लैरिफिकेशन करने की ज़रूरत ये है कि नाड़ी से हेल्थ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर मान लीजिए एक लड़का है और लड़की है, दोनों की इंडिविजुअली, दोनों की एक एक नाड़ी है,
और वो दोनों शादी करते हैं तो उनको इंडिविजुअली इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा बहुत मेंटल कंपेटेबिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर मान लीजिए किसी का पित्त दोष है एक के लड़की में और एक लड़के के भी पित्त दोष है, दोनों वेरी एग्रेसिव नेचर के हो जाएंगे। लेकिन यह है कि उनकी हेल्थ की ऐसी एज सच इनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि लड़का बीमार रहेगा या लड़की बीमार रहेगी, ये कॉन्सेप्ट गलत है। इसका जो मेन इफेक्ट आता है वो आता है बच्चों में। बच्चों की हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, बच्चे होने में प्रॉब्लम आएगी, तो उसको अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा आयुर्वेद से एक्चुअली में नाड़ी क्या होता है, उसका हेल्थ में क्या प्रभाव पड़ता है। नाउ आई एक्सप्लेन इट वाया आयुर्वेदा। हम लोग नाड़ी दोष को पहले आयुर्वेद से समझने की कोशिश करते हैं कि आयुर्वेद में इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया, जो पूरा ब्रह्मांड है, वो केवल 5 तत्वों से मिलके बना होता है, 5 एलिमेंट से। स्पेस हो गया, एयर हो गया, फायर हो गया, वाटर हो गया, अर्थ हो गया। और इन 5 एलिमेंट से मिलके 3 तरीके की एनर्जीज बनती हैं। एक हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गन्स हैं और जो इसके सेल्स हैं, इन सब में केवल 3 तरीके की एनर्जियां होती हैं। उसको बोलते हैं वात, पित्त और कफ। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। समझ लीजिए स्पेस और एयर मिलके वात बन गई, फायर वाटर मिलके पित्त हो गई, और वाटर और अर्थ मिलके कफ हो गया। ये आइडियल सिचुएशन ये है कि ये तीनों एलिमेंट बैलेंस में हों। तीनों एलिमेंट अगर बैलेंस में होंगे सो आदमी हमेशा स्वस्थ रहेगा, व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि किसी की भी बॉडी में अगर देखा जाए तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, या तो वो एक चीज़ ज़्यादा होगी, पित्त ज़्यादा होगा, या वात होगा, या कफ होगा। इसीलिए इसको त्रिदोष कहते हैं, त्रिदोष कहते हैं। 3 गुण नहीं कहते, त्रिदोष कहते हैं, क्योंकि ये दोष सब में विद्यमान रहता है। पूरा परफेक्ट हार्मोनी 33.33% किसी में भी नहीं होता है। इसलिए कहीं ना कहीं जो भी चीज़ ज़्यादा होगी उसको बोलेंगे त्रिदोष है, इसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ में दोष है। ये अब किसी में ज़्यादा मात्रा में अगर कोई चीज़ ज़्यादा है, मान लीजिए अगर किसी के में पित्त बहुत ज़्यादा है, किसी की बॉडी में कॉन्स्टिट्यूशन, उसका पित्त कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ज़्यादा पित्त है, तो इसका मतलब है कि उसका पहली बात तो मेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो बहुत एग्रेसिव होगा। और फिजिकली उसको जो प्रॉब्लम आएंगी वो ये आएगी कि जैसे एसिडिटी होती है, हार्ट बर्न होता है, फायरी नेचर होगा, बिकॉज ही विल लव टू ईट फायरी फूड, लाइक वेरी हॉट फूड। उसका जो रिजल्ट होता है वो भी यही होता है कि उसकी बॉडी में पित्त बहुत ज़्यादा हो जाता है, एसिडिटी, इनडाइजेशन, इस तरह की चीज़ें हैं। किसी के में अगर वात ज़्यादा है, वात ज़्यादा है मतलब सैटर्न टाइप की डिजीज प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब उसको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी, आर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी, ड्राइनेस हो जाएगी बॉडी में, ये वात टाइप की प्रॉब्लम है। और तीसरा होता है कफ टाइप की प्रॉब्लम है। कफ वाला जिसके में कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा होता है, कफ वाला त्रिदोष होता है, तो उसमें उसका गला ख़राब रहेगा, उसको जुकाम रहेगा, सर्दी रहेगी, ओवरवेट हो जाएगा वो व्यक्ति, और डायबिटीज़ टाइप की प्रॉब्लम आ जाएगी, ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, इस तरह की प्रॉब्लम कफ में आएगी। तो इसलिए ये माना जाता है कि आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि बॉडी का कि ऑल 3 थिंग्स शुड बी बैलेंस्ड, लेकिन ये नॉर्मली होता नहीं है। तो अब हम लोग नाड़ी या पल्स को हम लोग आयुर्वेद के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम लोग कभी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो ये चेक करते हैं कि हमारी नाड़ी कैसी है, पल्स कैसी है। उस पल्स से उनको ये पता चलता है कि इस व्यक्ति का मेंटल और फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इसमें किस तरीके की दोष की ज़्यादा या कमी है। मतलब वही 3 दोष जो कि हम लोगों ने अभी देखे थे, वात, पित्त और कफ, इन 3 दोषों के बारे में वो अध्ययन करते हैं। और नॉर्मली रिस्ट के नीचे वो 3 उंगली लगा के चेक करते हैं। तो जो फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर है, उससे वात पता चलेगा, और जो मिडिल फिंगर है उससे पित्त, और कफ के लिए 3rd फिंगर हो गई। ये तीनों यहाँ पे रख के, तीनों फिंगर जब वहाँ पे रखी जाती हैं अलग अलग नाड़ियों में, तो उससे नाड़ी की जो ब्लड फ्लो है उससे उनको पता चल जाता है कि किस वाले में प्रधानता है, कौन सा ज़्यादा एक्सेस हो रहा है, कौन सा लो हो रहा है। उसी हिसाब से फिर जिस दोष की कमी है, जिस दोष की अधिकता के कारण उसको जो बीमारी हुई है उसका इलाज वो उस रिवर्स तरीके से करते हैं। मान लीजिए अगर पित्त बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको बोला जाएगा तुम पित्त की चीज़ें कम खाओ खाने में, अपने फूड में, और वात और कफ को ज़्यादा खा के उसको बैलेंस किया जाता है। इसी तरीके से दोनों दोषों को बैलेंस किया जाता है। अब यहाँ स्क्रीन पे आप 2 श्लोक देख रहे हैं। ये दोनों श्लोक आयुर्वेद से रिलेटेड हैं। पहला श्लोक जो है वो योग रत्नाकर से है।
वो ये बताता है कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो किस किस तरीके से एक पेशेंट होता है उसका परीक्षण करता है, उसको एग्जामिन करता है। और दूसरा सारंगधारा संहिता का श्लोक है, वो बताता है पल्स की, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पल्स, नाड़ी की क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहला श्लोक पहले पढ़ते हैं। रोगाक्रांत शरीरस्य स्थानान यष्टो निरक्ष्येत नाड़ीम मूत्रम मलम जिह्वाम शब्दम स्पर्शम दीर्घाकृति। इसका मतलब हो गया कि जब कोई पेशेंट किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाता है तो उसको 8 चीज़ों की चेकिंग करनी होती है। वो हो गई नाड़ी, मूत्र, मल, जीभ और शब्द, जो किस तरीके से वो बोल रहा है, उसकी आवाज़ क्या आ रही है, क्रैकिंग की साउंड आ रही है कहीं पे तो उससे आर्थराइटिस का पता चलेगा, या वॉइस उसकी ख़राब हो रही है तो वॉइस का पता चलेगा। स्पर्श, उसको छूने से उसका टेम्परेचर वगैरह पता चल रहा है क्या। एंड दृक, उसको देखने में कैसा प्रतीत हो रहा है, दृक उसका कैसा है, कैसा दिख रहा है वो। और उसके बाद आकृति, आकृति मतलब उसका शेप और बिल्ड कैसा है, ये सब चीज़ों का पता चलता है। दृक आकृति, ये दोनों चीज़ें हो गई। तो इस तरीके से 8 चीज़ों से पेशेंट की चेकिंग की जाती है आयुर्वेद के हिसाब से। और दूसरा श्लोक है वो बताता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नाड़ी, नाड़ी को कैसे चेक किया जाता है। करस्या गुष्ठ मूले या धमनी जीव साक्षिणी चत्तेष्ट्या सुखम दुखम यज्ञम कायस्थ पंडिते। इसका मतलब हो गया द वेन दैट इज फाउंड इन द रूट ऑफ द पाम, हमारे हाथ के नीचे, हथेली के नीचे जो वेन पाई जाती है, दैट इज अ सिंबल ऑफ लाइफ, दैट इज द सिंबल ऑफ लाइफ। जीव साक्षिणी, हमारे हाथ के नीचे जो धमनी है, मतलब जो पल्स है, वो जीवन की एक तरीके से परिचायक है, सिंबल ऑफ लाइफ है। उसी से हमारा सुख और दुख पता चलता है। पंडित लोग, जो ज्ञानी लोग हैं, वो सुख दुख उसी से पता कर लेते हैं, केवल धमनी से, मतलब नाड़ी से, मतलब पल्स से। सो इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये दी हुई है। तो अब हमने इसको आयुर्वेद के हिसाब से धमनी का या नाड़ी का ज्ञान ले लिया। और नाड़ियाँ यहाँ पर भी 3 तरीके की ही होती हैं, उसमें दोष भी 3 तरीके के ही होते हैं, वात, पित्त और कफ। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स को माना गया है, 27 नक्षत्र होते हैं। सो 9 प्लैनेट्स को भी क्लासीफाई किया गया है उनके नेचर के हिसाब से। सम प्लैनेट्स आर फायरी, सम आर वाटर एंड सम आर एयरी, मतलब वात, पित्त और कफ। सो जैसे फायरी प्लैनेट्स में आएगा सन, मार्स और केतु। वाटरी प्लैनेट्स में आएगा मून, जुपिटर और वीनस। और एयरी प्लैनेट, मतलब वात से रिलेटेड प्लैनेट है वो सैटर्न हो गया, मरकरी हो गया, राहु हो गया। सो इन प्लैनेट्स की अगर किसी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, किसी हॉरोस्कोप में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, सो वो कुंडली उसी हिसाब से मार्क कर दी जाती है कि इस पर्सन की कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का होगा। तो बेस्ड ऑन द पावर ऑफ द प्लैनेट, पोजीशन ऑफ द प्लैनेट, उस हिसाब से कुंडली को एक मार्किंग कर दी जाती है। दिस पर्सन हैज़ ए मोर डोमिनेटेड वात कॉन्स्टिट्यूशन और पित्त कॉन्स्टिट्यूशन और कफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आप एक हॉरोस्कोप देख सकते हैं, और ये हॉरोस्कोप काफ़ी कफ कॉन्स्टिट्यूशन वाले पर्सन की, जिसका कफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वो कैसे आप देख सकते हैं, तो जो नॉर्मल मेथड है नाड़ी चेक करने वाला, वो मेथड तो ये है कि मून जो है, मून का नक्षत्र यहाँ पे विशाखा है, विशाखा नक्षत्र कफ में आता है। सो दैट आई विल डिस्कस इट लेटर, बट इस हिसाब से कफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया इस पर्सन का। लेकिन इसके अलावा और चीज़ें भी अगर देखें तो काफ़ी वाटरी टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन है इस हॉरोस्कोप। 12 और 8 ये दोनों वाटरी कॉन्स्टिट्यूशन वाले राशियां हैं, साइन हैं। 12 इसका लग्न लॉर्ड है जो कि वाटरी है। मून यहाँ पे 8 में बैठा हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो वाटरी साइन। पाइसेस हो गया, स्कॉर्पियो हो गया दोनों। और उसके अलावा वीनस यहाँ पे लग्न में बैठा है, उच्च का बैठा है, दैट इज एक्सल्टेड वीनस, दैट इज ऑल्सो वाटरी साइन। जुपिटर यहाँ पे स्वग्रह ही बैठा है 10th हाउस में, वेरी स्ट्रॉन्ग हाउस में। सो ये काफ़ी वाटरी कॉन्स्टिट्यूशन वाला हॉरोस्कोप है। वाटरी माने ऑल मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स आर इन वाटरी साइन एंड वाटर कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो ये बोला जाएगा कि ये कफ कॉन्स्टिट्यूशन वाले पर्सन की कुंडली है।
सो ये भी एक मेथड है जिससे कि हम निकाल सकते हैं, कुंडली को देख के भी हम एनालिसिस कर सकते हैं कि इस व्यक्ति की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मेंटल और फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसको कफ रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती है, इसको कफ का त्रिदोष बोल सकते हैं आप। तो जैसा कि हमने अभी पहले बताया था कि मून जिस राशि में होता है, जिस साइन में होता है, वो हमारी जन्म राशि बन जाती है, और मून जिस नक्षत्र में होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, वो हमारा जन्म नक्षत्र बन जाता है। तो इस तरीके से 27 नक्षत्र जब होते हैं, तो इन 27 नक्षत्र को 3 भागों में बांट दिया गया है। इन 3 भागों को बांटा गया है और एक एक नक्षत्र को एक एक दोष में या एक एक एलिमेंट्स में या एक एक एनर्जी में बांट दिया गया है। जैसे एक कुछ को 9 को रख दिया गया है वात में, 9 को रख गया पित्त में, 9 को रख दिया है कफ में। अब ये टेबल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसका नाम है नाड़ी बोधक टेबल। इसमें क्या है, जैसे हमने बताया था 27 नक्षत्र होते हैं टोटल। सो जब जन्म के समय हमारा चंद्रमा या मून जिस नक्षत्र में होता है वो हमारा जन्म नक्षत्र हो जाता है। तो वो किसी एक में से किसी एक नक्षत्र में होगा जन्म के समय मून। और उन सारे नक्षत्रों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया गया है 9, 9, 9 के हिसाब से। तो 27 नक्षत्र हो गए। और ये जो इस तरीके के 9 नक्षत्र लिखे हैं, इनको आदि कहते हैं या इनको वात कैटेगरी भी कह सकते हैं। इनको ये जो सारे 9 लिखे गए हैं, भरणी वगैरह, पुष्य वगैरह, इनको मध्या कहते हैं या पित्त कहते हैं। पित्त दोष वाले हो गए सारे। और तीसरा अंत हो गया। सो आदि, मध्य और अंत 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। और ये कफ हो गए, कफ कॉन्स्टिट्यूशन वाले हो गए। सो किसी भी व्यक्ति का जन्म, अगर जन्म के समय उसका मून का नक्षत्र मान लीजिए रोहिणी है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसका कफ का नक्षत्र, कफ का कॉन्स्टिट्यूशन है, अंत नाड़ी है, उसकी नाड़ी अंत हो गई। ये नाड़ियों के नाम है, आदि, मध्य और अंत, ये नाड़ियां हैं और ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है। सो अगर किसी की रोहिणी नक्षत्र है किसी का मून का, तो वो अंत नाड़ी हो गई और कफ उसका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, बॉडली कॉन्स्टिट्यूशन, या कफ नाड़ी हो गई। अब एक जनरल रूल ये है कि जब 2 लोगों की शादी होती है तो उनकी नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर कोई किसी का अश्विनी नक्षत्र है बॉय का और गर्ल का हस्ता है, तो वो शादी में नाड़ी दोष आ जाएगा, क्योंकि उनकी एक ही कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। उनकी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन एक ही हो गया, तो फिर वो 0 नंबर मिलेगा। जैसे हमने अभी अष्टकूट मिलान में बोला था 8 नंबर होते हैं नाड़ी के, तो उसमें 0 मिल जाएगा। इसलिए नाड़ी हमेशा अलग अलग होनी चाहिए। अगर किसी का भरनी है और किसी का चित्रा है दूसरे पार्टनर का, तो वो नाड़ी दोष हो गया, नहीं हो सकती शादी। मतलब उसमें प्रॉब्लम आएगी, उसके बच्चों के हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी। अंत नाड़ी है, कफ वाला है, अगर रोहिणी नक्षत्र है किसी का और रेवती भी हो गया दूसरे पार्टनर का, सो दे हैव ए नाड़ी दोष। इसलिए नाड़ी हमेशा अलग अलग होनी चाहिए। अब देयर आर सम एक्सेप्शंस एक्चुअली। अब यहाँ पे हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि एक्सेप्शन कैसे हैंडल किया जाता है। एक्सेप्शंस फ्रॉम नाड़ी दोषा। सो मान लीजिए ये बॉय का नाड़ी आदि है और गर्ल की भी आदि है, मतलब इस कैटेगरी में है, दोनों लोग वात हैं, और नक्षत्र एक का आर्द्रा है और दूसरे का पुनर्वासु है, ये दोनों नक्षत्र हैं। सो इन दोनों की अगर राशि सेम है, क्योंकि हर एक नक्षत्र का एक ओनर राशि होती है, तो अगर उन दोनों की राशि सेम हो गई, जेमिनी हो गई मान लीजिए, सो वो फिर उस दोष का निवारण हो जाता है। मतलब फिर वो नाड़ी दोष नहीं माना जाएगा इस केस में। सो इसमें यह हो गया कि अगर नाड़ी एक ही है, नक्षत्र अलग अलग हैं, लेकिन उनका साइन अगर राशि एक हो गई तो भी एक निवारण हो गया। ये पहला एक्सेप्शन है। और नंबर 2 का एक्सेप्शन ये है कि अगर दोनों का नाड़ी एक ही है, मान लीजिए पित्त नाड़ी है मध्या, और इनका नक्षत्र भी एक है, मृगर्शिका है, मृगर्शिका नक्षत्र हो गया, लेकिन उनकी अगर साइन अलग अलग है, ये दोनों का नक्षत्र एक है लेकिन साइन राशि अलग अलग हो गई, एक की टॉरस हो गई, एक की जेमिनी हो गई, तो वो भी एक्सेप्शन में आ जाता है। तो इसमें भी नाड़ी दोष नहीं माना जाएगा इस केस में। और तीसरा ये होता है एक्सेप्शन कि इसमें अगर दोनों की नाड़ी एक है, दोनों की अंत नाड़ी हो गई, मान लीजिए कफ वाली नाड़ी हो गई अंत वाली, और स्वाति नक्षत्र है, नक्षत्र भी दोनों में सेम है, लेकिन हर एक नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं। एक नक्षत्र
का जो चरण होता है 1 2 3 4 4 चरण होते हैं हर नक्षत्र में। तो अगर इन दोनों के चरण अलग अलग हैं, फर्स्ट चरण में है, ये सेकंड में है, या ये सेकंड में है, ये फर्स्ट में है, या थर्ड फोर्थ, इस तरीके से अगर कोई कॉम्बिनेशन है तो भी उसका एक्सेप्शन हो जाता है। तो ये 3 एक्सेप्शन है, ये तीनों भी लिटरेचर में दिए हुए हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये 3 तरीके के एक्सेप्शन है। नॉर्मली ये है कि फर्स्ट पहली निगाह में अगर देखा जाएगा तो वो बोला जाएगा कि अगर दोनों के नक्षत्र एक ही हैं तो वो उसमें नाड़ी दोष हो जाता है। तो उस केस में जाके फिर हमको ये देखना चाहिए कि एक्सेप्शन में तो नहीं आ रहा है। अगर एक्सेप्शन कहीं पे भी नहीं मैच कर रहा है तो फिर नाड़ी दोष है। तो जैसा कि आज हम लोगों ने देखा अष्टकूट मिलान में नाड़ी का क्या महत्व है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नाड़ी एंड हाउ इट इज रिलेटेड विद आयुर्वेदा। अब हम आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं कुंडली मैच के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अष्टकूट मिलान जो है वो जो भी कुछ किया गया, इसके सारे 8 गुण जो है, ये एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन मून। व्हाट इज़ द राशि ऑफ मून, व्हाट इज़ द नक्षत्र ऑफ मून, ये केवल 2 चीज़ों पे आधारित है सब कुछ। तो उसमें मून की पोजीशनिंग को केवल लिया गया है। मून हमारे मन का कारक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन 100% हमको फोकस केवल मून पे नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर मून का कंपेटिबिलिटी हमारी मैच हो गई, अष्टकूट गुण अच्छे मिल गए, लेकिन जो हमारे मैरिटल हैप्पीनेस का घर है 7th हाउस है, 7th हाउस खराब है, या फिर मैरिज का जो कारक होता है वीनस शुक्र अगर खराब है, या कारक ऑफ चिल्ड्रन मतलब जुपिटर खराब है, सो फिर उसमें तो प्रॉब्लम आनी है, क्योंकि फिर मैरिटल हैप्पीनेस में प्रॉब्लम आएगी, बच्चों में प्रॉब्लम आएगी और शादी में प्रॉब्लम आएगी। सो इसलिए मून पे ही पूरा 100% फोकस नहीं देना चाहिए, बाकी कुंडली का भी एनालिसिस होना चाहिए। तो मतलब आपने ऐसा देखा होगा बहुत सारे मैच होते हैं जो कि जिसमें बोला जाता है कि मैच मेकिंग के हिसाब से गुण उनके 36 में तो 34 मिले थे, लेकिन बाद में उनका डाइवोर्स हो गया, या फिर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम तरह की प्रॉब्लम आ गई, या फिर इसका उल्टा भी है, गुण अगर 12 ही मिले हैं लेकिन उनकी लाइफ बहुत हैप्पी है। तो उसका कारण ये है कि उनकी इंडिविजुअल कुंडलियाँ बहुत अच्छी हैं। तो इसलिए जो 50% इम्पोर्टेंस है वो इस तरीके के अष्टकूट मिलान को देनी चाहिए, जिसमें कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं इस प्रॉपर मेथड से। और 50% जो इम्पोर्टेंस है वो कुंडलियों को इंडिविजुअली देना चाहिए, इंडिविजुअल कुंडली को। क्योंकि जब हम बॉय या गर्ल की कुंडली का इंडिविजुअल एनालिसिस करेंगे, देन ओनली वी विल बी एबल टू फाइंड आउट हाउ इज देयर हाउस ऑफ 7th हाउस, हाउस ऑफ मैरिज, और 5th हाउस विच इज़ हाउस ऑफ चिल्ड्रन, जुपिटर की क्या स्ट्रेंथ है, वीनस की क्या स्ट्रेंथ है, और बाकी जो प्लैनेट है मार्स वगैरह कहाँ पे बैठे हैं, उनका क्या है मांगलिक वगैरह का भी विचार करना चाहिए। तो इसलिए बहुत 50% इम्पोर्टेंस हमको इसी बात पे देनी चाहिए कि उनकी इंडिविजुअल कुंडलियाँ कैसी हैं, और 50% तो ये मैच मेकिंग का हो गया, इसमें नाड़ी पे हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है, लेकिन इंडिविजुअल कुंडली को मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ये वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा ये था कि जो हम लोग कुंडली मिलाने का जो प्रोसेस करते हैं दैट इज़ फाइन, बट वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल टू इंडिविजुअली चेक द हॉरोस्कोप ऑफ द बॉय एंड गर्ल कि वो कैसे हैं। उस हिसाब से सारे हमको प्रॉब्लम पता चल जाएंगी फ्यूचर में अगर कोई आने हैं, या उनके मैच कैसे, उनकी कंपेटिबिलिटी के बारे में हम ज़्यादा अच्छी तरीके से जान सकते हैं। और फिर डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ योर चॉइस एक्चुअली। अगर आपको कुंडली बिल्कुल मिलानी ही नहीं है तो फिर नहीं मिलानी है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। लेकिन अगर आपको मिलानी है तो फिर उसमें आप 50% इंपॉर्टेंस दीजिए अष्टकूट मिलान को, और 50% इंपॉर्टेंस दीजिए इंडिविजुअल चार्ट को मिलाने के लिए, इंडिविजुअल हॉरोस्कोप को मिलाने के लिए। ठीक है, आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, और आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अगर आपको कुंडली मिलाने के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है, या किसी के पर्टिकुलर कुंडली के बारे में पूछना है। एंड यू कैन रीच मी एट astrolisting.com or realastro.com. Yeah, thank you. Bye.